अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 102 का लेक्चर नंबर आपके पास 8 to 12 है। आज हम करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को। तो मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स। आपको यहाँ पे जो है ना एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा होगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, आपके पास रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं और आप उसको अरेंज करते हो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो जो आपके पास ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, रोज़ और कॉलम्स का, उसको आप अरेंज करते हो, उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। लेट सपोज यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है कैपिटल ए और सब बाकी सारा जो है ना मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है। इसमें क्या चीज़ है कि पहली बात हम मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करवाते हैं और उसके बीच में जो हम रोज़ और कॉलम की अरेंजमेंट करते हैं वो हमारे पास कोई ना कोई नंबर्स होते हैं, कोई ना कोई एलिमेंट्स होते हैं। जैसे A11 लिखा हुआ है, A12, A13, इस तरह से आपके पास जो ना तरतीब जा रही है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल होता है वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आप जो है ना मैट्रिक्स को रोज एंड कॉलम में करते हैं जब रिप्रेजेंट, तो उसका ऑर्डर आपने m क्रॉस n रखना होता है। m आपके पास नंबर ऑफ रोज होते हैं और n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है आप ऑपरेशंस कौन से मैट्रिक्स पर परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले ऑपरेशन आता है एडिशन का। एडिशन क्या कहता है आपको? एडिशन कहता है कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनकी सेम रोज और सेम कॉलम्स हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हो। जैसे आपको एक जो है ना मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 5 -3 0 -3 4 7 और दूसरा मैट्रिक्स है जिसको ऐड किया हुआ वो है -2 3 4 1 0 -3। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाली एंटिटी को फर्स्ट वाले जो आपका मैट्रिक्स है उसकी सेकंड वाले के साथ जो है ना आप ऐड करेंगे, यानी कि 5 को जमा करेंगे -2 के साथ, फिर -3 को 1 के साथ ऐड करेंगे, फिर -3 को 3 के साथ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बेसिकली आप क्या करते हैं, इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास जो है ये देखें 5 और 3 है, तो ये जो 5 -2 और 1 है उसके साथ आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, और इस तरह से ही -3 को 3 में ऐड करेंगे, 4 को 0 में ऐड करेंगे, तो इस तरह से आपके पास एडिशन का जो है ना वो परफॉर्म हो जाएगा एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में आपने क्या करना है, आपने दो मैट्रिक्स को आपस में माइनस करना है, यानी कि फर्स्ट वाली एंटिटी को फर्स्ट वाली ही सेकंड मैट्रिक्स की एंटिटी के साथ माइनस करना है, यानी 9 -4 -3 -0। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई थिंक आपको समझ आ ही रहा होगा देख के। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन। थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो समझने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे करते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। इन मैट्रिक्स अलजेब्रा अ रियल नंबर इज़ ऑफन कॉल्ड स्केलर। जो आपके पास रियल नंबर्स आ रहे होते हैं ना, रियल आपके पास कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स आ रहे होते हैं उनको हम स्केलर्स कहते हैं। तो जब आप जो है ना मल्टीप्लाई का एक्शन परफॉर्म करेंगे तो सिंपली जो बाहर आपके पास कोई स्केलर वैल्यू ना, जैसे 4 है तो 4 को इन सारी जो है ना मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 4 -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ भी 4 4 से मल्टीप्लाई होगा और 4 -1 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास नेक्स्ट क्या बता रहे हैं कि अगर ए और बी आपके पास दो मैट्रिक्स हों, उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने कहा कि हमने जो है ना एक सी मैट्रिक्स बनाना है जो ए और बी को मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो हमने क्या करना है, पहले वाली फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करते कि देखिए ये वाली फर्स्ट रो आपके पास, सॉरी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे फर्स्ट रो ए की जो A11 और A12 है उसको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, B1 1 और B2 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फिर फर्स्ट रो ही सेकंड से मल्टीप्लाई होगी और फर्स्ट रो ही थर्ड से मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली आप देखें A11 को आपने पहले B11 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगाया, फिर A12 को B21 के साथ जो है ना वो आपने ऐड किया। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है। फिर थोड़ी सी स्पेस के बाद फिर आपने A11 को A12 से मल्टीप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन लगाया, A12 को A22 के साथ ऐड किया।
इसी तरह से आपने 1 बाय 1 ये एक्शन परफॉर्म करके फिर जो सेकंड वाली रो है उसको पहले बी के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड वाली रो को सेकंड वाले से और सेकंड वाली रो को ही थर्ड से। तो आपके पास हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें दे दी ए की वैल्यूज़। ए हमारे पास जो है ना वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 2 1 1 3 1 0 और बी में आपके पास क्या है 1 1 1 0 एंड 1 2। आपने मल्टीप्लाई करना है तो पहले फर्स्ट रो को लें ए की जो कि 2 और 3 है। आपने 2 3 को लिखा, 2 लिखा, मल्टीप्लाई उसको कर दिया बी की बी वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट वाले कॉलम के साथ 1 के साथ और 3 को 1 के साथ, ठीक है, जो कि आपके पास 5 के इक्वल आएगा। फिर आपने ए की सेकंड वाली जो है ना, ए की फर्स्ट वाली रो को ही लेना है और सेकंड वाले जो है ना कॉलम से बी के मल्टीप्लाई करना है 2 1 के साथ और 3 0 के साथ और इनको ऐड कर लेना है। थर्ड में भी आपने ऐसा करना है 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से आपने सेकंड वाली रो ए की लेनी है और उसको बी के एक एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है और फिर ए की थर्ड वाली आपने रो को लेना है और बी के कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते जाना है। तो आपके पास जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास कैसा मैट्रिक्स होता है? आ स्क्वायर मैट्रिक्स विद वंस ऑन द डायगोनल एंड जीरोस एल्सवेयर इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसमें आपको डायगोनल जो है ना ये आपके पास ये वाली वैल्यू होती है, सॉरी डायगोनल आपके पास वो वैल्यू होती है जिसमें आप वैल्यूज़ को जो आपके पास वर्टिकल में वैल्यूज़ आ रही हैं ना वो आपके पास 1 होनी चाहिए, ठीक है, और बाकी सारी 0। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास फर्स्ट वाली पोजीशन पे 1 है ना तो सेकंड वाली रो की जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे 1 आएगा, थर्ड वाली रो की थर्ड पोजीशन पे और 4 वाले रो की 4 वाली पोजीशन पे आप 1 लगाएंगे, बाकी सारी वैल्यू 0 हो। तो ये आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद इन्वर्स का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने आपको दिया हुआ है कि हमने इन्वर्स फाइंड करना हो तो वो कैसे करते हैं। एक्स आपने इक्वल रखना है ए इन्वर्स बी के, यानी कि ए को आप इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। फिर आ जाता है आपके मैट्रिक्स में एचलन फॉर्म क्या होती है। एचलन फॉर्म जो होती है ना वो आपको ये कहती है, ये कुछ इसके रूल्स हैं, हम ये पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं एवरी नॉन जीरो रो बिगिनस विद 1। आपके पास जो है ना रोज़ फर्स्ट वाली जो रो है ना वो 1 से स्टार्ट होगी। फिर आपके पास पता है ना मैट्रिक्स में रोज़ होती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। पहली वाली रो का पहली वैल्यू 1 होनी चाहिए। उसके बाद हम जो दूसरी रो में आते हैं ना उसकी दूसरी वैल्यू जो है ना वो 0 होनी चाहिए, वो 1 होनी चाहिए और बाकी जो है ना वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। जो लीड कर रहा है ना आपके पास रो वो 1 होनी चाहिए। फिर क्या कहते हैं एवरी लीडिंग वन इज लोअर रो इज फर्दर द राइट ऑफ द लीडिंग वन अबव इट, यानी कि जो अगर हमने फर्स्ट वाली रो ली उसमें 1 फर्स्ट रखा है ना तो सेकंड वाली रो में सेकंड को जो है ना वो वैल्यू को 1 रखेंगे और थर्ड वाली में थर्ड वाले को हम 1 रखेंगे और बाकी वैल्यूज हम 0 करते जाएंगे। ये जब आपको मैं क्वेश्चन नेक्स्ट करवाऊंगी ना फिर आपको समझ आ जाएगी। और रिड्यूस एचलन क्या कहती है? रिड्यूस एचलन कहती है जहाँ 1 है ना लीडिंग उसके नीचे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी 0 होनी चाहिए, यानी कि अगर एक कॉलम है ना, एक कॉलम में फर्स्ट वाली वैल्यू 1 है तो कॉलम की बाकी सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से ये जो है ना आपको बताया जा रहा है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इन्होंने लिया है एक्स प्लस 2y प्लस जी इक्वल्स टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और 3x प्लस 5y प्लस जी इक्वल्स टू 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको अलहदा कर लेंगे। हम मैट्रिक्स की जो एंटिटीज़ है ना आपके पास उनको अलहदा लिख लेंगे, यानी 1 2 3 कॉन्स्टेंट्स को उसका अलहदा मैट्रिक्स बना लिया, बीच में एक्स वाई जी था उसके अलहदा कॉलम बना लिया और ये किसके इक्वल था 1 2 और 1 के, तो वो हमने अलहदा बना लिया, ठीक है, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने लेना है ए और बी को, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स सारा 1 2 3 2 2 5 1 0 4 और बी का 1 2 1 था, तो आपने इनको इकट्ठा एक मैट्रिक्स में लिख दिया। अब आपने क्या करना है, लीडिंग 1 रखना है और उसके नीचे वाली वैल्यूज को 0 बनाना है। लीडिंग में हमने 1 रखा, अब इसके नीचे जो आपके पास 2 था वो कैसे 0 होगा और जो 3 है वो कैसे 0 होगा। आपने इनको 0 बनाने के लिए पहली बात ये करनी है कि आपने सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाली रो को जो है ना वो मल्टीप्लाई कर देना 2 के साथ, क्योंकि हमें शुरू में देखना स्टार्ट में 0 चाहिए सेकंड वाली रो में, तो वो 0 हमारे पास कैसे बनेगा, ये देखें यहाँ पे आपके पास जो 2 है ना ये हमें 0 चाहिए। 2 को 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उस फर्स्ट वाली रो को हम माइनस कर देंगे रो 2 में से, यानी रो 2 को हम माइनस कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई करके रो 1 के साथ। तो फिर आपके पास जो है ना सेकंड वाली रो में पहली वैल्यू जो है ना वो
ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपने जब ज़ीरो बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपने थर्ड वाली रो को, फर्स्ट वाली रो को पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है और बाद में इसको थर्ड वाली रो में से माइनस कर देना है। फिर आपके पास 1 के नीचे दोनों लीडिंग वैल्यूज़ ज़ीरो हो जाएंगी। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप जो है ना इनकी पोजीशन को चेंज कर लें। सेकंड और थर्ड वाले कॉलम को इंटरचेंज कर दिया आपने आपस में। जब आप इंटरचेंज करेंगे तो नीचे वाली रो ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली रो नीचे चली जाएगी। ठीक है, फिर क्या करना है आपने, अब आपके पास जो -1 है वो ख़त्म करने के लिए आप ये सारी की सारी सेकंड रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो वहाँ पे आपके पास जो -1 था वो +1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इस 1 के नीचे लीडिंग में 0 बनाना है। लेकिन सेकंड वाला रो देखिए, सेकंड वाली रो में सेकंड वाली वैल्यू 1 तो है। अब इसके नीचे जो -2 है ना, वो -2 नहीं, वो 0 होना चाहिए। तो इसको 0 में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, सेकंड वाली रो को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको रो 3 में से माइनस कर दें। तो लीडिंग वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। ठीक है, थर्ड में फिर क्या होगा, जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें देखिए -4 आ रहा है। अब इस -4 को भी 1 बनाना है। तो वो करने के लिए आपने क्या करना है, आपने रो 3 को आपने जो है ना वो डिवाइड कर देना 4 के साथ। जब आप इसको 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास लीडिंग 1 आ जाएगा। लेकिन आपने खाली 4 से नहीं, -4 से डिवाइड करना है ताकि ये माइनस कट जाए और 4 भी कट जाए तो 1 आ जाए। ठीक है, इस तरह से करके आपके पास जो है ना ये वैल्यूज़ आएंगी। फिर आपने क्या करना है, लास्ट वाली, ये जो आपको आखिरी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ना ये वाला, इस मैट्रिक्स में आपने देखना लास्ट वाली जो वैल्यू है वो 0, 1 और -1 है। तो ये जो एंड वाला कॉलम होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को छोड़ के जो एंड पे 4 वाला कॉलम बन रहा है, उसकी आपने कहना है फर्स्ट वाली वैल्यू x की 0 है, सेकेंड वाली वैल्यू y की होती है वो 1 है और z की -1 है। तो ये आपने एचलन फॉर्म जो है ना उसमें क्वेश्चन को सॉल्व किया है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो है ना फिर इक्वेशन आ जाती है, मैट्रिक्स आ गया, आपने इसके कोफिशिएंट को लेना है और ये इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास जो है ना वो या आप इस तरह ज़रूरी नहीं कि आप इसको एचलन फॉर्म से ही करें। आपने पहले अगर जो है ना ये फार्मूला किया हो, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/det A एडजॉइंट ए, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके उस मेथड के थ्रू भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है ना पहले ए को लें, ए वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इकट्ठा लिखेंगे। ए वाले मैट्रिक्स को और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इकट्ठा लिखेंगे। फिर आपने इसको तब तक परफॉर्म करना है जब तक शुरू वाली वैल्यूज़ में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन जाता और नेक्स्ट वाली जो आपके पास वैल्यूज़ है ना वो कुछ इस तरह से नहीं आ जाती। ठीक है, तो आपके पास जो एंड वाली 3 आ रही है ना कॉलम्स, वही आपके पास ए इनवर्स होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी मैंने क्या बोला है। अब आपके पास जब ए इनवर्स आ गया है तो आपने अगर सोल्यूशन फाइंड करना है एक्स वाई जी के लिए, तो ए इनवर्स बी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ए इनवर्स को बी वाले मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल 11/2 -4 और -9 आ जाएगा। ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आप फंक्शंस का, उसके लिए क्या होता है, आपने जो ए वाला आपके पास मैट्रिक्स होता है ना उसके पहले तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस लगाएं मॉड की तरह। ठीक है, डेट ए भी कहते हैं डिटर्मिनेंट को और इसको ए मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं। ए की आपके पास जो वैल्यूज़ होंगे ना 1 2 3 4, जब आप उसका डिटर्मिनेंट यानी डेट फाइंड करेंगे बिल्कुल सीधी लाइंस लगाएंगे। फिर आपने क्या करना है, आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे, यानी कि आपने 4 को 1 से मल्टीप्लाई और 3 को 2 से मल्टीप्लाई और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ये चीज़ बताई है इन्होंने कि आपने क्या करना है, जो आपके पास एंड वाली वैल्यू है ना 4 वाली एंटिटी, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाली से और सेकंड वाली को सेकंड वाले कॉलम के साथ। A22 को A11 से मल्टीप्लाई कर दें और A21 को A22 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो है ना वो डिटर्मिनेंट आ जाता है। बहुत सिंपल सा है। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस उल्टा क्रॉस जैसे हम लगाते हैं, और -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फाइनल आंसर आपके पास 10 आ जाएगा। फिर आता है आपके पास माइनर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। तो आपको जो है ना क्या कहते हैं, द माइनर ऑफ एन एलिमेंट इन अ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम दैट कंटेन्स द एलिमेंट। आप कैसे फाइंड करते हैं, ये देखें, यहाँ पे आपके पास है एक मैट्रिक्स जिसमें आपको जो है ना वो 3 रो और 3 कॉलम मिल रहे होंगे। जब हमने A23 फाइंड करना है ना, देखिए यहाँ पे उन्होंने A23 माइनर फाइंड करके बताया, तो आपने A23 वाला पूरा का पूरा कॉलम और A23 की पूरी रो, इसको आपने कट कर देना और जो बाकी वैल्यूज़ बच जाएंगी
वो आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, देखिए एक आपके पास क्या था, ये वाली जो रो है ना, इसमें आपने ये स्टार्ट वाली वैल्यूज़ दो को नहीं काटना, ये जो लास्ट वाली वैल्यू ना 823 वो वाले पूरे कॉलम को काटना है। ठीक है, और उसके साथ आपने उसी का रो और कॉलम काट के बाकी जो प्रीवियस वैल्यूज बच जाएंगे ना, A21 A22 A31 और A32, ये आपके पास जो है ना वो फाइनल वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, A32 फाइंड करना है तो ऐसे ही जिस लाइन में ये वाला एलिमेंट होगा उसको छोड़ के, उसी का रो और कॉलम छोड़ के बाकी वैल्यूज़ आपके पास उसका माइनर होती हैं। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, आपने -1 की पावर लेना होता है i+j। ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ़ रो और कौन सा रो है और कौन सी वाली कॉलम है, और उसका आपने -1 लेना होता है। आपके पास जो है ना कुछ वैल्यूज़ में साथ प्लस का साइन आ जाता है और कुछ के साथ माइनस का साइन आ जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये फाइंड भी करके बताया हमें कोफैक्टर्स A23 का कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास जो है ना -1 की पावर आएगा, 2 बता रहा है ये आपके पास i है, और जो 3 है वो j है। 2 + 3 करें -1 की पावर आप 2 3 करें 5, तो वो फिर भी आपके पास ऑड ही रहेगा, -1 बाय रहेगा ही रहेगा, और बाकी वैल्यूज़ के साथ सबके साथ जो ना ये बाय साइन माइनस का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आपको जो ना बताया हुआ है कि आपने एवेल्यूएट करना है, आप पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंडेड फॉर्म से किया हुआ है, पीछे हमने यही चीज़ जो है ना वो एचलन फॉर्म से फाइंड की थी, और यही चीज़ अब जो है ना वो एक्सपेंडेड फॉर्म से कर रहे हैं। 2 जो है ना उसको बाहर निकाल ले और बाकी पे कोफैक्टर लगा दिया -1। 2 वाली रो और कॉलम को छोड़ के ना, स्टार्ट वाली फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ का डिटर्मिनेंट लें, बीच में प्लस का साइन लगाएं, फिर सेकंड वाली वैल्यू के साथ -2 आ रहा था वो पुट करें, और फिर कोफैक्टर लें, सेकंड वाली का रो और कॉलम को छोड़ के बाकी वैल्यूज़ लिख लें, थर्ड में भी ऐसे ही करें, बाद में फाइनल आंसर आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके आपके पास 12 आ जाएगा। फिर आ जाता है आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, ए ट्रांसपोज लेना, तो ए के ऊपर छोटा सा टी लिखते हैं, तो वो आपके पास ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज में सिर्फ पोजीशंस हम चेंज कर देते हैं, जैसे ए है ना 8 0 10 -1 0 4 3 2 -3, जो आपके पास रो है ना उसको कॉलम बना दे, जो कॉलम है उसको रो, यानी कि देखिए पहली वाली रो थी 8 -1 3, आपने इसको कॉलम में लिख लिया, फर्स्ट वाला कॉलम बना दिया 8 -1 3। ठीक है, सेकंड वाली जो रो थी उसको सेकंड कॉलम बना दिया, और थर्ड वाली रो को थर्ड वाले कॉलम बना दिया, यानी कि आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेके वर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया है। फिर आता है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट आपके पास क्या होता है, इसका फार्मूला भी आप नीचे देख लें, A इनवर्स इक्वल्स टू 1/det एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए में सिंपली आपने ये करना होता है कि जो वैल्यूज़ है ना आपके पास फर्स्ट और लास्ट वाली, उसकी जो पोजीशन चेंज करनी होती है, और बाकी के साइन सिर्फ चेंज करने होते हैं। तो ऐसे हम कोफैक्टर से एडजॉइंट फाइंड करते हैं। फिर ये इन्वर्स मैंने आपको बताया था ना, इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक हमने रिड्यूस एचलन फॉर्म का तरीका इस्तेमाल किया, और एक आपके पास होता है इन्वर्स का। इन्वर्स में आप कैसे करते हैं, आपने कोफैक्टर्स को लेना है 1 बाय 1, आपने 6 के 6 को वेक्टर्स को फाइंड कर लेना, टोटल कितने वाले, बल्कि 9 है, आपने 9 को फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं, और इनको जो है ना एक सेट बाद में बना देना है, तो ये आपके पास एडजॉइंट ए बन जाएगा। फिर इसी को लेके साथ और डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं हम ए वाले फंक्शन का, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए आपने फर्स्ट वाली रो को और फर्स्ट वाले कॉलम को रिमूव करके, यानी कि इसको छोड़ के -2 को बाहर लगा के बाकी का आपने जो है ना वो फाइंड करना है डिटर्मिनेंट। इस तरह से सारे डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, 8 आंसर आएगा। 8 को नीचे डिवाइड करें और एडजॉइंट जो आपने फाइंड किया हुआ उस वैल्यू को रखिए, आपस में सबको मल्टीप्लाई करें और फाइनल आंसर निकालें। ठीक है, इसी तरह से आपने जो है ना वो इसको कर लेना है। ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे जो है ना सारी बताई हुई है। तो यहाँ तक ही था मेरे ख्याल से आपका आज का लेक्चर। यस, ठीक है, जहाँ पे आपको समझ नहीं है आप वो पूछ सकते हैं। बाकी ये ग्रामर रूल का तरीका था, ये जो है ना जो मैं अभी ये स्किप किया, ये देखें ग्रामर रूल था। ग्रामर रूल क्या कहता है, ग्रामर रूल कहता है ये बहुत आसान तरीका होता है। इसमें आपने पहले तो ये कि मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है कि आपके पास क्या बन रहा था मैट्रिक्स, उसको लिखा, एक्स वाली वैल्यूज़ को लदा कर लिया, और फिर जो आपके पास 1 2 और 1 आ रहा है ना वो आपके पास अलहदा हो गया, इसको आप बी के नाम से नोट कर लें। पहले आपने क्या किया, इसका निकाल लिया डिटर्मिनेंट सारा, पता है आपको डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, 3 रोज़ और 3 कॉलम का भी मैंने बताया पीछे कितनी दफ़ा। जब आपके पास डिटर्मिनेंट आ जाए फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट वाली जो आपके पास कॉलम है ना इसको रिमूव करके इसकी जगह जो आपके पास बी का आंसर है ना, ये रो वाली एक कॉलम है 1 2 और 1, उसको इसकी पोजीशन पे पुट करना है। फिर आपने डिटर्मिनेंट निकाला है। फिर del 3 आपके पास कैसे आएगा, ए वाला सारा मैट्रिक्स रहेगा, सिर्फ
सेकंड वाले कॉलम को रिमूव करके उसकी जगह आप 1 to 1 पुट करेंगे। और जो थर्ड में आप करेंगे तो थर्ड वाले में भी एक का कॉलम आपके पास ऐसे रहेगा, सिर्फ लास्ट वाला जो आपके पास कॉलम है ना उसको आप रिमूव करके उसकी जगह 1 to 1 पुट करेंगे। फिर जब आपके पास ये तीनों del 1 del 2 del 3 आ जाए तो आपने x1 फाइंड करना है। तो del 1 को आपने del से डिवाइड कर देना यानी कि डिटर्मिनेंट के साथ। जो आपने डिटर्मिनेंट del 1 का निकाला है उसको डिटर्मिनेंट ए के साथ आपने डिवाइड कर देना। 0 को -4 से 0 आ जाएगा। सेकंड वाली के लिए भी यही एक्शन परफॉर्म करना है और थर्ड वाली के लिए भी। इस तरह से आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये था आपका आज का लेक्चर। होप सो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं हमने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।